गुजरात को आज मिलेगी विकास परियोजनाओं की सौगात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 52,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। प्रधानमंत्री राजकोट, बठिंडा, रायबरेली, कल्याणी और मंगलागिरी में एम्स राष्ट्र को करेंगे समर्पित। भारत के सबसे लंबे केबल सेतु का भी करेंगे लोकार्पण। साथ ही द्वारकाधीश मंदिर में करेंगे पूजा अर्चना। प्रधानमंत्री मोदी आज आकाशवाणी पर 11 बजे मन की बात कार्यक्रम के जरिए लोगों के साथ अपने विचार करेंगे साझा। आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर किया जाएगा प्रसारण। गृह मंत्री अमित शाह आज मध्य प्रदेश दौरे पर चुनावी तैयारियों का लेंगे जायजा। लोकसभा सीटों की प्रबंधन समितियों की बैठक में शामिल होने के साथ साथ कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे संवाद। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में अमेरिका और ब्रिटेन के लड़ाकू विमानों ने यमन में हूती के 18 ठिकानों पर किए हमले। हमलों का मकसद हूती की क्षमताओं को और कम करना। रूस यूक्रेन युद्ध के 2 साल पूरे होने पर राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा, रूस हमारे सपनों को नहीं कुचल सकता। इस बीच रूस ने यूक्रेन के कई शहरों पर नए सिरे से किए हमले। वहीं यूक्रेन की ओर से किए गए हमलों में से ज्यादातर रहे नाकाम। और खेल की खबरों में रांची में भारत और इंग्लैंड के बीच जारी टेस्ट मैच का आज तीसरा दिन। दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ 7 विकेट पर बनाए 219 रन। सुप्रभात, डीडी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से। गत दिनों मेहसाणा और नवसारी में हजारों करोड़ों रुपए की सौगात देने के बाद एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारका और राजकोट दौरे के दौरान ओखा और भेंट द्वारका को जोड़ने वाले सिग्नेचर ब्रिज का लोकार्पण करेंगे। साथ ही 4,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर गुजरात को विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। प्रधानमंत्री सबसे पहले बेट द्वारका स्थित द्वारकाधीश मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। द्वारका में जहां भगवान श्री कृष्ण राजा के तौर पर विराजमान हैं, तो वहीं बेट द्वारका में भगवान श्री कृष्ण का निवास माना जाता है। यह भगवान का रानीवास बोला जाता है। यह भगवान का घर है। यहाँ भगवान रानियों के साथ में रहते हैं। यह 5,000 साल पुराना मंदिर है। यह मूर्ति है वो रुक्मणी जी ने बनाया हुआ मूर्ति है। हाँ, 5,000 साल के ज्यादा पुरानी यही मूर्ति रेत का बना हुआ है। जंगल में बैठ के रुक्मणी जी ने बनाया हुआ यही मूर्ति है। रविवार का दिन देशवासियों के लिए इस मायने में भी विशेष होगा क्योंकि द्वारका और बेट द्वारका को जोड़ने वाले देश के सबसे बड़े सिग्नेचर ब्रिज सुदर्शन पुल का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। सदियों से श्रद्धालुओं को नाव से यहाँ आना पड़ता था, लेकिन अब ये यात्रा शीघ्र और सुगम होगी। साल 2017 में प्रधानमंत्री ने इस पुल की आधारशिला रखी थी और करीब 2.5 किलोमीटर लंबे इस पुल का निर्माण 978 करोड़ रुपए की लागत से हुआ है। ब्रिज पर 12 व्यूइंग पॉइंट बनाए गए हैं और ये सौर ऊर्जा से प्रकाशित रहेगा। सुदर्शन पुल विरासत और विकास का नायाब नमूना है। आधुनिकतम तकनीक के साथ ही गीता के श्लोक से ये पुल सुसज्जित है। सुदर्शन सेतु प्रधानमंत्री के विजन के तहत बनाया गया है। विकास और विरासत का सबसे बड़ा नमूना ये सुदर्शन सेतु ब्रिज है। सुदर्शन सेतु ब्रिज महाभारत, रामायण, गीता, खासतौर पे गीता के श्लोक से लेके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक की सभी टेक्नोलॉजियों के उपयोग से बना हुआ ब्रिज है। मेरे देश के युवा जब ये ब्रिज से पसार होंगे तो उन्हें भविष्य में और आज के युग की टेक्नोलॉजी का भी अंदाजा आएगा
और मेरे देश की संस्कृति और खास तौर पे गीता के पाठ भी पढ़ने मिलेंगे। सुदर्शन सेतु किसी वरदान से कम नहीं है। प्रधानमंत्री द्वारका पहुंच रहे हैं और कई हजार करोड़ की परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे और लोकार्पण भी प्रधानमंत्री करेंगे। और इसके साथ ही ये सुदर्शन जो सेतु है उसका भी लोकार्पण प्रधानमंत्री करेंगे। और आपको बता दें कि ये जो सिग्नेचर ब्रिज है वो भारत का सबसे लंबा सिग्नेचर ब्रिज है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी गुजरात आ रहे हैं, द्वारका आ रहे हैं, तो द्वारका जो है वो दुल्हन की तरह सजी है। और क्यों ना हो, हमारे सबके प्रिय नेता आ रहे हैं। एक नया पुल जो है वो बन के रेडी है और बहुत बढ़िया नजारा है, लाइटिंग से सजाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारका स्थित द्वारका धाम में भी द्वारकाधीश के दर्शन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 फरवरी 2024 को जामनगर, देवभूमि द्वारका और पोरबंदर जिलों में 4153 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शुभारंभ और उद्घाटन करेंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, रेल मंत्रालय और पेट्रोलियम और गैस मंत्रालय के स्वामित्व वाली 5 विकास परियोजनाओं समेत कुल 11 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन देवभूमि द्वारका में किया जाएगा। प्रधानमंत्री द्वारका में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे और फिर राजकोट के लिए प्रस्थान करेंगे। द्वारका से नीरज सिंह और अश्विनी मिश्र की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। गुजरात दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेट द्वारका स्थित भगवान द्वारकाधीश के मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। बेट द्वारका को भगवान श्री कृष्ण का निवास माना जाता है। यह मंदिर बेहद प्राचीन है। प्रधानमंत्री के आगमन की तैयारियों को लेकर हमारे संवाददाता अश्विनी मिश्र ने द्वारकाधीश मंदिर के मुख्य पुजारी राजू भाई व्यास और स्थानीय लोगों से बात की है। आइए आपको सुनवाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को सुदर्शन सेतु का उपहार जब देंगे तो सुदर्शन चक्रधारी के दरबार में हाजिरी भी लगाएंगे। ये मुख्य मंदिर जो कि उस समय का माना जाता है जब भगवान श्री कृष्ण का आविर्भाव हुआ था। भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर अपनी रानियों के साथ रहते थे। ये गुंबद शिखर वाला मंदिर नहीं है, ये राजमहल जैसा मंदिर है क्योंकि यहाँ भगवान श्री कृष्ण अपनी रानियों के साथ रहते थे। मुख्य पुजारी व्यास जी यहाँ पर हमारे साथ हैं। क्या महात्मा है, क्या पौराणिकता है और कितना श्रद्धा का केंद्र है हजारों साल से लोगों का। यह भगवान का रानीवास बोला जाता है। यह भगवान का घर है। यहाँ भगवान रानियों के साथ में रहते हैं। यह 5000 साल पुराना मंदिर है। यह मूर्ति है वो रुक्मिणी जी ने बनाया हुआ मूर्ति है। ये माता रुक्मिणी ने खुद जब वियोग हुआ था तो उन्होंने ये मूर्ति बनाई। कहते हैं कि रेत की मूर्ति है और 5000 साल से ज्यादा पुरानी। हाँ, 5000 साल के ज्यादा पुरानी यही मूर्ति रेत का बना हुआ है। जंगल में बैठ के रुक्मिणी जी ने बनाया हुआ यही मूर्ति है। अब जब सुदर्शन सेतु का लोकार्पण हो रहा, पहले लोग नौका के जरिए आते थे, कितना और ज्यादा लोग आसानी से पहुंच सकेंगे, खासकर बुजुर्ग लोग या देश के और कोने कोने से आने वाले लोग। अभी तो सभी लोग आ सकेंगे, बड़ा बुजुर्ग सब आ जाएगा। पहले तो यह नाव का ऐसा है कि पानी होता है नहीं होता है, तभी आता नहीं आना, कोई डरता है नहीं आने नहीं जाना है। अभी तो बहुत अच्छा हो गया है ब्रिज बनने से। महाराज जी, अलग अलग कृष्ण जी के संप्रदाय के लोग जो है पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। यहाँ भी किस तरीके से देश को भगवान का ये धाम जोड़ता है? यह पुष्टिय संप्रदाय का मंदिर है। यहाँ दोनों भाव है, बाल भाव राज भाव। पुष्टिय संप्रदाय दोनों भाव है। यहाँ कीर्तन होता है तो पुष्टिय संप्रदाय सहयोग यहाँ कीर्तन होता है। यहाँ पर ध्वजा पूजा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। साथ ही साथ सुदर्शन सेतु का जब वो लोकार्पण करेंगे तो पूरी दुनिया देखेगी कि किस तरीके से भारत अपने विरासत को समेटकर विकास की नई गाथा लिख रहा है। कैमरा पर्सन मोहित उइके के साथ अश्विनी कुमार मिश्र, द्वारकाधीश मंदिर, भेंट द्वारका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को गुजरात के राजकोट की अपनी यात्रा में राजकोट 48,100 करोड़ रुपए से अधिक की बहु विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। साथ ही वो 5 और एम्स भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे और कई स्वास्थ्य देखभाल बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के उद्घाटन और आधारशिला राष्ट्र को समर्पित करेंगे। देखिए हमारे संवाददाता धीरज कुमार की ये खास रिपोर्ट। राजकोट में होने जा रहे समारोह के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र को स्वास्थ्य, सड़क, रेल, ऊर्जा, पर्यटन, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से संबंधित कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं की सौगात देने वाले हैं। खास बात यह है कि देश को एक साथ 5 और एम्स की सौगात मिलने जा रही है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों के द्वारा एम्स राजकोट का इधर आके वो लोकार्पण करेंगे।
उसके साथ साथ 4 और एम्स हैं हमारी, जो हमारे से थोड़ी सीनियर भी हैं, उनका भी साथ ही में लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री देश में स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत बनाने की दिशा में गुजरात के राजकोट, पंजाब के भटिंडा, यूपी के रायबरेली, पश्चिम बंगाल के कल्याणी और आंध्र प्रदेश के मंगलागिरी में 5 एम्स राष्ट्र को समर्पित करेंगे। 6000 करोड़ रुपए से ज्यादा के अनुमानित प्रोजेक्ट्स के साथ इन 5 नए एम्स में 4040 बेड और 500 मेडिकल सीट होंगी। साथ ही इन शहरों के अलावा पड़ोसी राज्यों के 50 करोड़ से अधिक लोगों को अत्याधुनिक इलाज मिल सकेगा। एम्स खुलने से बहुत सारी परेशानियां लोगों की जो है वो काफ़ी हद तक कम हो गई है और यहाँ पे जो सुविधाएं हैं एम्स में वो सब नागरिकों को बढ़िया लग रही है। यहाँ की जो स्वच्छता है, यहाँ का जो स्टाफ है बहुत कोऑपरेटिव है। इससे तो बहुत बड़ा बेनिफिट होगा पीपल को, क्योंकि प्रीफर करते हैं लोग पहले सिविल में जाने का, क्योंकि सब लोग तो बेयर नहीं कर सकते, एक्सपेंसिव होता है। दो द फैसिलिटीज आर अवेलेबल इन राजकोट फॉर बेटर ट्रीटमेंट, ऑल टाइप ऑफ डॉक्टर्स आर अवेलेबल, बट इट इज़ एक्सपेंसिव टू। तो जो कॉमन मास है, जो रूरल पीपल है, जो बेयर नहीं कर सकते एक्सपेंसेस, उसके लिए जो एम्स हुआ है इट इज़ द बेस्ट अकॉर्डिंग टू मी। प्रधानमंत्री मोदी 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 11,500 करोड़ रुपए से अधिक राशि के 200 से अधिक स्वास्थ्य परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। वो पुदुचेरी के कराईकल में, जिपमेर के मेडिकल कॉलेज और पंजाब के संगरूर में PGI-MER के 300 बिस्तरों वाले सैटेलाइट सेंटर का शुभारंभ और फिरोजपुर में PGI-MER के 100 बिस्तरों वाले सैटेलाइट सेंटर की आधारशिला भी रखेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी PGI के संगरूर सैटेलाइट सेंटर को एवं फिरोजपुर के जो सैटेलाइट सेंटर को, दोनों को देश के लिए समर्पण करने जा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री ने अपनी विजन और अपनी फुल निष्ठा के साथ हमारे साथ कोऑपरेट किया है, जिसके करके ये दोनों सेंटर आज पंजाब के रोगियों के लिए अब समर्पित किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के 115 परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास भी करेंगे। वो देश भर में कई मेडिकल कॉलेजों और नर्सिंग कॉलेजों का भी शुभारंभ करेंगे। साथ ही पुणे में निसर्ग ग्राम नामक राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान और हरियाणा के झज्जर में राष्ट्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान संस्थान का भी उद्घाटन किया जाना है। पीएम मोदी कर्मचारी राज्य बीमा निगम की लगभग 2280 करोड़ रुपए की 21 परियोजनाओं को भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। स्वास्थ्य क्षेत्र की महत्वपूर्ण परियोजनाओं के अलावा क्षेत्र में नवीकरणीय ऊर्जा के उत्पादन में वृद्धि के लिए प्रधानमंत्री कई परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे। वो 9000 करोड़ रुपए से अधिक लागत की नई मुंद्रा पानीपत पाइपलाइन परियोजना की आधारशिला भी रखेंगे। सड़क और रेल बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में प्रधानमंत्री सुरेंद्रनगर राजकोट रेल लाइन के दोहरीकरण, पुराने NH-8E के भावनगर तलाजा को 4 लेन बनाना और NH-751 के पिपली भावनगर पैकेज 1 का भी शुभारंभ करेंगे। साथ ही NH-27 के सामाखियाली में संतालपुर खंड तक 6 लेन की पक्की सड़क की आधारशिला भी रखेंगे। एम्स राजकोट के अलावा 4 और नए एम्स प्रधानमंत्री राष्ट्र को समर्पित करेंगे। खास करके अगर राजकोट एम्स की बात करें तो यह पूरे सौराष्ट्र क्षेत्र के लोगों के लिए एक खुशखबरी वाली खबर होगी कि उन्हें इलाज के लिए राजकोट से बाहर नहीं जाना होगा। क्या नाम है, ललित के साथ धीरज कुमार, DD न्यूज़, राजकोट। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जामनगर में भव्य रोड शो में हिस्सा लिया। इस दौरान प्रधानमंत्री का अभिवादन करने के लिए बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जामनगर में उन्होंने रोड शो में हिस्सा लिया, जहां लोगों ने उन पर फूलों की वर्षा की और प्रधानमंत्री ने भी उनका अभिवादन स्वीकार किया। प्रधानमंत्री अपनी राजकोट की यात्रा में 48,100 करोड़ रुपए से अधिक की बहु विकास परियोजनाएं का आज शुभारंभ और शिलान्यास करने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजकोट दौरे से पहले एक थ्रोबैक वीडियो शेयर किया है। इसमें उन्होंने अपनी पहली चुनावी जीत को याद किया है। उन्होंने राजकोट के लोगों को पहली चुनावी जीत में उनके अटूट समर्थन के लिए आभार जताया।
ધારાસભ્ય બનાવી દીધો. મેં રાજકોટના નાગરિકોને વિનંતી કરી હતી કે મને જરા કસીને બરાબર અગ્નિ પરીક્ષા કરીને મને ખબર નહોતી કે રાજકોટના મતદારો મને ડિસ્ટિંક્શન માર્ક આપશે. 15,000 કરતા વધારે મતોથી મને વિજય બનાવ્યો. આ દશકામાં બીજા પણ એક મુખ્યમંત્રીની ચૂંટણી થઈ હતી. મુખ્યમંત્રી ચૂંટણી લડ્યા. ભરપૂર જાતિવાદ, ભરપૂર શાસનનો દુરુપયોગ અને આખી ચૂંટણીને યુદ્ધ છાવણીમાં બદલી હતી. માંડ એ 13,000 પહોંચ્યા હતા. રાજકોટે મને લગભગ 15,000 મતે વિજય અપાવ્યો છે. સામાન્ય રીતે કોઈ સત્તાધીશ વ્યક્તિ ચૂંટણી લડે તો ચૂંટણી લડતા પહેલા પોતાને અનુકૂળ આખા સરકારી તંત્રનું માળખું ફેરવીને અધિકારીઓની ગોઠવણ કરતા હોય છે. શાયદ હિન્દુસ્તાનની લોકશાહીના ઇતિહાસમાં હું પહેલો મુખ્યમંત્રી છું કે જેણે રાજકોટમાં એક પણ અધિકારીમાં સરકારી અમલદારમાં ફેરફાર કર્યા વગર જે સ્થિતિમાં ચૂંટણી લડી એ સ્થિતિમાં ચૂંટણી લડી. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 110वीं कड़ी होगी। यह कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा। यह आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध रहेगा। मन की बात कार्यक्रम का आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर सीधा प्रसारण किया जाएगा। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। कोविड ने हम लोगों को वर्क फ्रॉम होम एंड फ्लेक्सिबिलिटी दोनों सिखा दी। हैंडलिंग माई जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अपना घर। एनपीएस भी इसी तरह फ्लेक्सिबल है। इन्वेस्टमेंट ऐप के थ्रू अपना अकाउंट इजीली ओपन किया और अब उसी ऐप के थ्रू अपना अकाउंट फुल्ली ऑपरेट कर रहा। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, किसी भी समय लॉग इन कर सकता हूँ और अपने इन्वेस्टमेंट की अमाउंट चेंज भी कर सकता हूँ। जितना पॉसिबल होता है उतना अपने इनकम से बचाता हूँ और अपने एनपीएस अकाउंट में इन्वेस्ट करता हूँ। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। चुलबुलापन जिसकी हर बात में भूल जाए। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका। पताका चाय, गजब का स्वाद। मौसम को अपने पैशन के बीच जो नहीं आने देते, मैं उनका फैन। मेरी तरह SBI भी आपका फैन है, इसलिए SBI आपके लिए थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करता है। तो एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस, असिस्टेंस टू MSMEs और टेक्नोलॉजी ड्रिवन बैंकिंग सॉल्यूशंस। घर छोड़ दूं, SBI बदल रहा है क्योंकि हम एक बदलते देश के फैन हैं। SBI, देश का फैन। मैं क्या जी, सब जानते हैं जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आगे। लोकसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज मध्य प्रदेश का दौरे पर रहेंगे। गृह मंत्री ग्वालियर, खजुराहो और भोपाल में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। अमित शाह सबसे पहले सुबह ग्वालियर पहुंचकर ग्वालियर चंबल क्लस्टर की 4 लोकसभा सीटों की प्रबंधन समितियों की बैठक में शामिल होंगे। इस बैठक में अमित शाह ग्वालियर, मुरैना, भिंड और गुना संसदीय क्षेत्र के तकरीबन 400 से ज्यादा नेता और कार्यकर्ताओं से संवाद भी करेंगे। इसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री दोपहर करीब 3 बजे खजुराहो पहुंचेंगे और लोकसभा बूथ समिति सम्मेलन में शामिल होकर कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। इस आयोजन में सागर क्लस्टर के करीब 2300 बूथों के करीब 25,000 से ज्यादा कार्यकर्ताओं से वे मुलाकात करेंगे। वहीं शाम 7 बजे अमित शाह भोपाल पहुंचकर कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में प्रबुद्धजनों से मुलाकात करेंगे और उन्हें संबोधित करेंगे। इस आयोजन में करीब 2000 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को बुलाया गया है। इसी दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह केंद्र सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों से भी मुलाकात करेंगे।
बढ़ते आगे, संदेश खाली घटना के विरोध में दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जेएनयू में अखिल भारतीय छात्र संघ के द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा पश्चिम बंगाल अध्यक्ष सुकांत मजूमदार और पश्चिम बंगाल विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने छात्रों को संबोधित किया। सुकांत मजूमदार ने इस मौके पर कहा कि संदेश खाली की घटना बताती है कि वहां लंबे समय से महिलाओं के साथ अत्याचार की घटनाएं होती रही हैं। संदेश खाली घटना को लेकर जो लोग चुप हैं वो महिलाओं और लोकतंत्र के खिलाफ हैं। उन्होंने कहा कि संदेश खाली में शेख शाहजहां पहले लेफ्ट का नेता था, अब वो टीएमसी में जाकर उसी संस्कृति को आगे बढ़ा रहा है। देश की पहली बुलेट ट्रेन मुंबई से अहमदाबाद के बीच चलेगी। जब यह ट्रेन मुंबई के पास आएगी तो 21 किलोमीटर लंबी अंडरग्राउंड टनल से होकर मुंबई के अपने आखिरी स्थान तक बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स तक पहुंचेगी। गुजरात के बाद अब महाराष्ट्र में भी इसका काम तेजी से चल रहा है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव मुंबई के चल रहे बुलेट ट्रेन के कायम का उन्होंने जायजा लिया। देश की पहली बुलेट ट्रेन जल्द ही मुंबई अहमदाबाद इन दो महानगरों के बीच चलेगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि 2026 तक सूरत से बिलीमोरा के बीच पहली बुलेट ट्रेन चलाने का टारगेट रखा गया है। इस प्रोजेक्ट में भारत को जापान से मदद मिल रही है। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अनुसार बुलेट ट्रेन 320 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम गति से चलेगी। मुंबई अहमदाबाद के बीच की लिमिटेड स्टॉप बुलेट ट्रेन पूरी दूरी को केवल 127 मिनट में तय करेगी। अभी इन दो शहरों के बीच बस से सफर करने पर 9 घंटे और ट्रेन से 6 घंटे का समय लगता है। बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स से शुरू होकर बुलेट ट्रेन अपने अंतिम गंतव्य अहमदाबाद के साबरमती स्टेशन तक जाएगी। ये गुजरात के 8 जिलों, महाराष्ट्र के 3 जिलों और केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नागर हवेली और दमन और दीव से होकर गुजरेगी। बुलेट ट्रेन 1 दर्जन स्टेशनों मुंबई, पीकेसी, ठाणे, विरार, बोईसर, वापी, बिलीमोरा, सूरत, भरूच, वडोदरा, आनंद, अहमदाबाद और साबरमती स्टेशनों पर रुकेगी। इस प्रोजेक्ट में जापानी तकनीक शिंकानसेन का उपयोग किया गया है। जब ये ट्रेन मुंबई आएगी तो 21 किलोमीटर का सफर अंडरग्राउंड टनल के जरिए तय किया जाएगा। ये देश का अब तक का सबसे लंबा अंडरग्राउंड रेल टनल होगा। ये करीब 21 किलोमीटर की टोटल टनल है। इसमें से करीब 7 किलोमीटर समुद्र के नीचे रहेगी। टनल बहुत ही चौड़ी टनल है। 13.9 मीटर मतलब करीब करीब 40 फुट के आसपास चौड़ी टनल है, जिसमें 2 लाइन रहेगी, एक लाइन अप और एक लाइन डाउन। 2 लाइन पे इसके अंदर हाई स्पीड रेल चलेगी। काम को स्पीड अप करने के लिए 4 जगह से काम एक साथ पैरेलल में स्टार्ट हुआ। 2 तो शाफ्ट है, एक एडिट है और एक फाइनल एंड। टारगेट अपना लिया हुआ है कि जो पहला सेक्शन इस हाई स्पीड का खुलेगा वो 2026 में खुलेगा बिटवीन सूरत एंड बिलीमोरा, और उसके बाद में एक एक करके सारे सेक्शंस खोलते जाएंगे। अगर ठाकरे जी की सरकार जल्दी से परमिशंस दे देती तो ये प्रोजेक्ट अब तक काफ़ी आगे प्रोग्रेस कर गया होता, जैसा आपने गुजरात वाले सेक्शन में देखा है। इस प्रोजेक्ट का काम करने के लिए NHSRCL ने कई ऐसी नई तकनीक का इस्तेमाल किया है जिनका भारत में पहली बार प्रयोग हो रहा है। साल 2015 में मुंबई से अहमदाबाद के बीच बुलेट ट्रेन शुरू करने की घोषणा की गई। गुजरात में इसका काम बड़ी तेजी से चल रहा था, लेकिन महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार में इस महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर ब्रेक लग गया। लेकिन अब जल्द ही ये ट्रेन लोगों की सेवा में शामिल हो जाएगी। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन द्वारा मुंबई में बुलेट ट्रेन का काम शुरू हो चुका है, और मुंबई को जो है खासतौर पर बुलेट ट्रेन की बात करें तो ये देश की पहली रफ्तार वाली बुलेट ट्रेन होगी जो मुंबई और अहमदाबाद के बीच चलेगी, और सफ़र होगा 2 घंटों से कुछ ज़्यादा का। इस वक्त अगर मुंबई टू अहमदाबाद की हम बात करें तो अगर रास्ते के जरिए आप चले जाते हैं तो तकरीबन 8 से 9 घंटे लग जाते हैं। ट्रेन से अमूमन अगर देखा जाए 6 घंटे लग जाते हैं, लेकिन बुलेट ट्रेन से यही अंतर जो है 2 घंटे से कुछ ज़्यादा के वक्त में आप तय कर पाएंगे। कैमरन कपिल के साथ शीर्षलार, DD न्यूज़, मुंबई। अब अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर नजर डालते हैं। अमेरिका और ब्रिटेन के लड़ाकू विमानों ने यमन में हूती के 18 ठिकानों पर हमले किए हैं। यह अमेरिका और ब्रिटेन की ओर से किया गया चौथा संयुक्त अभियान है। अमेरिका का कहना है कि इस हमलों में भंडारण सुविधाओं, ड्रोन, वायु रक्षा प्रणालियों, रडार और एक हेलीकॉप्टर को निशाना बनाया गया है। वहीं ब्रिटेन का कहना है कि इस हमले का मकसद हूती की क्षमताओं को और कम करना है। पिछले दिनों लाल सागर व्यापार मार्ग में शिपिंग जहाजों पर ईरान समर्थित हूती द्वारा लगातार हमले किए गए थे। यमन के ईरान समर्थक हूती विद्रोहियों ने अदन की खाड़ी में अमेरिका के तेल टैंकर MV टॉम थॉर्न
पर निशाना बनाया है। हूती विद्रोहियों का कहना है कि वे गजा युद्ध में फिलिस्तीनियों के साथ एकजुटता दिखाते हुए शिपिंग लेन पर हमला कर रहे हैं। इससे पहले अमेरिका और ब्रिटेन की सेनाओं ने यमन में 1 दर्जन से अधिक हूती ठिकानों पर हमले किए हैं। यूक्रेन और रूस की लड़ाई आज तीसरे साल में प्रवेश कर जाएगी। युद्ध के 2 साल पूरे होने पर यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि उनका देश रूस से लड़ता रहेगा। रूस यूक्रेन के लोगों को नहीं कुचल सकता। इस बीच रूस ने यूक्रेन के कई शहरों पर नए सिरे से हमले शुरू किए हैं, जबकि यूक्रेन की ओर से किए गए हमलों में से ज्यादातर नाकाम रहे हैं। यूक्रेनी सेना को अपने एक प्रमुख शहर अविद्विका से भी पीछे हटना पड़ा है। इस बीच यूरोपीय देश के कई नेताओं ने यूक्रेन की राजधानी पहुंचकर युद्ध में मरने वाले यूक्रेनियों को श्रद्धांजलि दी है। खेल की खबरों में भारत और इंग्लैंड के बीच रांची में खेले जा रहे सीरीज के चौथे टेस्ट का आज तीसरा दिन है। दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने अपनी पहली पारी में 7 विकेट के नुकसान पर 219 रन बना लिए थे। आज टीम इंडिया 219 रन के आगे खेलना शुरू करेगी। ध्रुव जुरेल 30 और कुलदीप यादव 17 रन बनाकर नाबाद हैं। पहली पारी में भारत की शुरुआत खराब रही और कप्तान रोहित शर्मा 2 रन बनाकर एंडरसन का शिकार बने। यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल ने दूसरे विकेट के लिए 82 रन जोड़े। इसके बाद कोई बड़े साझेदारी देखने को नहीं मिली और नियमित अंतराल पर विकेट गिरते रहे। यशस्वी जायसवाल 73 रन बनाकर आउट हुए। इससे पहले कल इंग्लैंड की पहली पारी 353 रन पर सिमट गई। इंग्लैंड की ओर से जो रूट ने 122 रन की नाबाद शतकीय पारी खेली, वहीं ओली रॉबिन्सन ने अर्धशतक लगाया। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।